नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्पेसिफिक क्लासेस में आज से फिर आपका स्वागत है। और कल हमने बात की थी उसी के आगे आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने शैवाल और उसके प्रकारों के बारे में देखा था। आज हमारा ब्रायोफाइटा। तो देखो क्या है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का क्या कहते हैं इसको? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं इसे? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, उभयचर कहा जाता है। ठीक है। ब्रायोफाइटा, ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, ये कहां पाए जाएंगे? ब्रायोफाइटा पहाड़ियों पर नम, जहां पर नमी हो वह छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जहां पर नमी हो, पहाड़ों पर जिन स्थानों पर नमी होगी और जहां पर छाया होगी वहां पर ब्रायोफाइटा पादप है वो पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा असंवहनी पादप होते हैं। असंवहनी पादप होते हैं का मतलब क्या है कि इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, वेस्कुलर टिश्यूज इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें जड़ों का पूर्णतः अभाव होता है, यानी जड़ें नहीं पाई जाती है, जड़ों का पूर्ण अभाव होता है तथा इनमें संवहनी ऊतक भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। संवहनी ऊतक भी अनुपस्थित होते हैं। ये क्यों? इसकी मुख्य विशेषता है कि भाई जड़ों का पूर्णतः अभाव होता है, संवहनी ऊतक है, वेस्कुलर टिश्यू है, वो भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में तनु व पत्तियों जैसी रचनाएं पाई जाती है। उस श्रेणी में तनों और पत्तियों जैसी रचनाएं पाई जाती है। और निम्न श्रेणी के पादपों में प्रोह व जड़ों में भिन्नता नहीं होती है, यानी रूट एंड शूट है ना। इसको क्या बोलते हैं? शूट, और इसे क्या बोलते हैं? रूट। जो रूट और शूट है, जड़ और प्रोह है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती, पता नहीं चलता कि कौन सी रूट है कौन सी शूट है। ठीक है। इसमें निम्न श्रेणी के पादपों में, जबकि उस श्रेणी के पादपों में तनों और पत्तियों जैसी कुछ एक संरचना पाई जाती है। अब तनु के आधार लग्न से तंतुओं के समान रचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं?
मूलाभास, मूलाभास कहते हैं। तनों के आधार लग्न से, जहां से जो उच्च श्रेणी के पादप है उसमें तनों की संरचना पाई जा रही है, तो वहां पर तंतुओं के समान कुछ रचनाएं निकली हुई होती है, उन रचनाओं को क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं। और ये मूलाभास क्या करते हैं? मूलाभास पौधे को जमीन से लग्न रखते हैं। यानी जो पौधा है वो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, तो किस रचना से जुड़ा हुआ होगा? मूलाभास से जुड़ा हुआ होगा। लग्न ये इसको वहां पर लगाए रखना, ठीक है। फिर से देखो, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। एम्फीबियन और प्लांट के किंगडम कहा जाता है। फिर कहां पाया जाता है? पहाड़ियों पर, नम और छायादार स्थानों पर। इसमें इन्हें असंवयनी पादप कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, संवयन होते हैं, वो उपस्थित नहीं होते, इसलिए इसे असंवयनी पादप कहते हैं। इनमें जड़ों का पूर्णतः अभाव होता है। जड़ों जैसी कुछ संरचना, जड़ों की जैसी कुछ संरचना हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर जड़ों का क्या होता है? पूर्णतः अभाव होता है। और इनमें संवयनी ऊतक भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में तनों और पत्तियों जैसी रचनाएं पाई जाती है, ठीक है। और निम्न श्रेणी के पादपों में प्रो और जड़ों में क्या होती है? भिन्नता नहीं होती, अंतर नहीं रहता इनके अंदर, दोनों एक जैसी होती हैं। तनों के आधार लग्न से तंतुओं के समान रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं। और ये मूलाभास उस ब्रायोफाइटा को जमीन से लगाकर रखते हैं। अब आगे देखो कि इस वर्ग में, यानी ब्रायोफाइटा वर्ग में, इस वर्ग में निम्न श्रेणी के पादपों के बीजाणुविद छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। इसमें निम्न श्रेणी जो पादप हैं उनके बीजाणु क्या होंगे? आकार में छोटे होंगे, परंतु उच्च श्रेणी के पादपों में बीजाणुविद बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। निम्न श्रेणी के पादपों में बीजाणुविद कैसे होंगे? छोटे। और उच्च श्रेणी के पादपों में बीजाणुविद कैसे होंगे? बड़े आकार के होते हैं। अगला कि भाई ब्रायोफाइटा में कुछ पौधे द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या है? कि भाई दोनों प्रकार के जो लिंग है ना, नरजन्नांग और मादा जन्नांग, नरजन्नांग और मादा जन्नांग एक ही पौधे पर जब पाए जाते हैं, यानी वो नर भी है और मादा भी है। क्यों? क्योंकि उस पर नरजन्नांग भी उपस्थित है और मादा जन्नांग भी उपस्थित है, ठीक है। इसको आप ना तो नर कह सकते हो, ना ही मादा कह सकते हो, दोनों उसके ऊपर जन्नांग उपस्थित है। तो ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी पादप कहते हैं। ऐसे पादपों में नर व मादा जन्नांग दोनों एक ही पादप पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। नर और मादा जन्नांग एक ही पादप पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पादप कहलाते हैं। इसके विपरीत कुछ पादप एक लिंगी
एक लिंगी भी होते हैं। अब एक लिंगी इसका बिल्कुल विपरीत हो गया। द्विलिंगी में क्या था, दोनों पाए जा रहे थे। एक लिंगी में क्या होगा, या तो मादा जननांग होगा या क्या हो जाएगा, नर जननांग पाए जाएंगे, तो वो एक लिंगी कहलाएगा। इसमें या तो मादा जननांग या नर जननांग उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे पादप जिनमें कोई एक ही जननांग या तो मादा या नर, जब एक ही जननांग उपस्थित होगा तो ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, एक लिंगी कहलाएंगे। और जब दोनों उपस्थित हो एक ही साथ एक ही पौधे पर, मादा भी हो और नर भी हो, तो वह पादप क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद में नर जननांग पूंधानी कहलाते हैं तथा मादा जननांग स्त्रीधानी कहलाते हैं। नर जननांग पूंधानी और मादा जननांग क्या कहलाएंगे, स्त्रीधानी कहलाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है, जब पूंधानी और स्त्रीधानी एक ही पौधे पर स्थित हो तो वह द्विलिंगी हो गया। जब कभी एक पौधे पर या तो पूंधानी हो या स्त्रीधानी हो तब वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। तो नर जननांग पूंधानी कहलाता है, मादा जननांग स्त्रीधानी कहलाता है। ठीक है, पूंधानी से पूर्ण वे स्त्रीधानी से अंडाणु या अंडकोशिका का निर्माण होता है। है ना, पूंधानी से क्या बनेगा, पुंनु, और स्त्रीधानी से अंडाणु या अंडकोशिका का निर्माण होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पर हमने देख लिया कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक, ये क्या है, नर युग्मक, और ये क्या है, मादा युग्मक। ठीक है ना, आप इसको पुंनु को क्या कह सकते हो, नर युग्मक, और ये हो गया आपके मादा युग्मक। अब इन दोनों में आपस में निषेचन होगा, तभी आपस में संयोग होगा, संलयन होगा, तभी क्या होगा, इसका निषेचन होगा। लेकिन निषेचन के लिए क्या निषेचन के लिए ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। पानी एक इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है निषेचन होने के लिए। तो ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए पानी की यानी जल की, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जब निषेचन होता है तो नर युग्मक यानी आपके पुंनु वे मादा युग्मक यानी नर युग्मक क्या है, पुंनु, और मादा युग्मक क्या है, अंडकोशिका। तो नर युग्मक वे मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर जाइगोट यानी युग्मनज, जाइगोट को क्या बोलते हैं हिंदी में, युग्मनज, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, भ्रूण, भ्रूण से नया पादप विकसित हो जाता है। तो मादा युग्मक यानी अंडकोशिका या अंडाणु
और नर युग्मक यानी पुंनु ये आपस में सहयोग करेंगे इस पानी की सहायता से। हमने कहा निषेचन के लिए पानी होना बहुत जरूरी है, तो पानी की सहायता से दोनों में क्या होगा, आपस में संयोग होगा। संयोग होगा तो फिर ये दोनों क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, युग्मनज बना लेंगे, और फिर युग्मनज से आगे किसका विकास हो जाएगा, भ्रूण का विकास होगा, और भ्रूण से फिर नया पादप विकसित हो जाता है। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नर युग्मक है ये क्या है, एगुणित है, यानी हैप्लॉइड है। मादा युग्मक भी क्या है, एगुणित है, यानी n है, और ये भी n है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेंगे n प्लस n, नर युग्मक एगुणित, मादा युग्मक भी क्या है, एगुणित है, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट का निर्माण हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया, तो अब ये ए गुणित नहीं होगा, ये हैप्लॉइड नहीं होगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मादा युग्मक है वो भी एगुणित है, और नर युग्मक है वो भी एगुणित है। जब एगुणित यानी n आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, यानी द्विगुणित बन जाएंगे, द्विगुणित बन जाएगा। तो ये जो युग्मनज होगा वो अगुणित नहीं होगा, वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हो रहा है वो दो अगुणितों से हो रहा है। दो अगुणित कौन से हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक है। ठीक है, तो ये आपके ब्रायोफाइटा के कुछ विशेषताएं थी। फिर से देख लो कि जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं उनमें बीजाणुविद का आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों में बीजाणुविद का आकार काफी बड़ा होता है, बीजाणुविद बड़े आकार में होते हैं। ब्रायोफाइटा में कुछ पादप क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी मादा जननांग और नर जननांग दोनों एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। पुनः जो स्त्रीधानी और पुंधानी दोनों जब एक ही पादप पर उपस्थित हो तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। दोनों प्रकार के जो नर जननांग, दोनों प्रकार के जो जननांग है वो जब एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं तो वे द्विलिंगी कहलाता है। लेकिन कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं वो एकलिंगी भी होते हैं, यानी इनमें अलग अलग सेपरेट रूप से पाया जाएगा। किसी में पुंधानी उपस्थित होगी, किसी पर स्त्रीधानी उपस्थित होगी, तो अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, एकलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, नर जननांग क्या कहलाता है, पुंधानी कहलाता है, जबकि मादा जननांग क्या कहलाता है, स्त्रीधानी कहलाता है। पुंधानी से पुंनु और स्त्रीधानी से अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, पानी के बिना इनका निषेचन नहीं हो सकता है। यानी जब आपस में मिलेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक तो वो पानी की सहायता से तैरते तैरते अपने पास में आएंगे और आखिर ये मिल जाते हैं। ठीक है, नर युग्मक में मादा युग्मक जब आपस में संयोजित होते हैं, और ये चीज ध्यान रखो, नर युग्मक क्या होता है, एगुणित होता है, मादा युग्मक भी क्या होता है, एगुणित होता है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजित होते हैं तो फिर से युग्मनज का निर्माण होता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। चूंकि नर युग्मक और मादा युग्मक एगुणित हैं और दोनों के आपस में संयोग होने से ही जाइगोट का निर्माण हुआ है, युग्मनज का निर्माण हुआ है, इसलिए युग्मनज अब एगुणित नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो द्विगुणित हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व देखो, वैसे इसका कुछ विशेष आर्थिक महत्व नहीं होता। ब्रायोफाइटा के कुछ विशेष आर्थिक महत्व नहीं होते। ठीक है, ब्रायोफाइटा के कुछ आर्थिक विशेष आर्थिक महत्व नहीं होते। ये कुछ स्तनधारी और शाकाहारी जीवों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।
यानी विशेष को ज्यादा महत्व नहीं। कुछ जो शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी जीव है, वह इन्हें भोजन के रूप में क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग है, इसका उपयोग पैकिंग करने में किया जाता है, सामान को पैक करने में। और इसके अलावा जो मांस है, मांस चट्टानों पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी चट्टानों का जिस पर मांस उपस्थित हो, तो ऐसी चट्टानों को अपघटित करके, अपघटित यानी तोड़कर, अपघटित करके अन्य पादपों को लगाया जा सकता है। यानी जहां पर जिन चट्टानों पर मांस पाया जाता है ना, जैसे थैलीस होती है वो चट्टानों के ऊपर, तो चट्टानों को तोड़कर वहां पर दूसरे कुछ लाभदायक पादप है वो लगा सकते हैं। अच्छा, इनकी कुछ ब्रायोफाइटा की कुछ जातियों से पीट प्राप्त किया जाता है। पीट क्या होता है, कोयला है ना, पीट प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग किसके रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एक ये और इसकी आर्थिक महत्व हो गया। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। पानी को रोककर ये रखता है। जैसे जो मांस होती है, मांस जिस स्थान पर फैली हुई होती है, फैली हुई होती है, वहां पर वह वर्षा के तेज बहाव को रोककर मृदा अपरदन से बचाती है ना। अब क्या होगा कि जहां पर जो मांस है, यदि कहीं पर बहुत अधिक दिशा पर देखते हैं ना, कहीं पर यदि घास ज्यादा लगी हुई है तो वहां से भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। बहुत से लोग घास मिट्टी का कटाव रोकने के लिए क्या लगा देते हैं, घास लगा देते हैं। फिर जब कितनी भी बरसात हो तो फिर वो मिट्टी क्या है, मिट्टी को उसकी घास की जड़ें हैं वो क्या मजबूती से पकड़ के रखेंगे, और जो फ्लो होगा, बरसात के पानी का जो फ्लो होगा, बहाव होगा, उसको भी वो क्या करेंगे, कम करेंगे। यदि नग्न भूमि है जहां पर कुछ पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो क्या करेगा, वो जो पानी का बहाव है वो अपने पानी का बहाव है वो नेचुरल स्पीड में बहेगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई रुकावट है ही नहीं सामने, तो अपनी फुल स्पीड से बहेगा, और बहेगा तो क्या होगा, अपने साथ में मिट्टी को भी लेके जाएगा, मिट्टी को लेकर जाएगा, यानी मृदा का क्या करेगा, वो अपरदन करेगा। क्योंकि ऊपरी जो मृदा होती है वो बहुत, उसके अंदर ह्यूमस वगैरह उसी में होते हैं, वो काफी उपजाऊ होती है, तो जो उपयोगी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उसको जो जल है वो अपरदित करके ले जाएगा, अपने साथ में अपरदन करके उसको दूर ले जाएगा। तो फिर वो जो नीचे की जो जमीन होती है वो फिर इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। तो ये जो मृदा अपरदन है उसको मास रोकने का काम करता है, ये फैलावा होता है। जब पानी का बहाव आता है तो पानी के बहाव को ये कम कर देता है, रोक देता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा के क्या होता है कि इनके अंदर पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा और क्या महत्व है कि पैकिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी कुछ जातियां होती है जिनसे पीट प्राप्त किया जाता है, कोयला के समान एक संरचना होती है पीट,
है ना। तो पीट कोयले का ये विभाग है, लेकिन यहाँ पर ये जो पीट जैसा एक पदार्थ होता है जो इनसे प्राप्त होता है और इसका उपयोग फिर ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। और कुछ जो शाकाहारी जीव होते हैं, प्राणी हैं, पक्षी हैं, वो इन्हें अपने भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व है। नेक्स्ट देखिए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, अच्छा हमने ब्रायोफाइटा को क्या कहा था, उभयचर, पादप जगत का उभयचर। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यानी टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप यानी रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग कहा जाता है। रेप्टिलिया वर्ग कहा जाता है किसको, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा क्या है, एक पुष्पोद्भिद पादप वर्ग है। एक पुष्पोद्भिद पादप वर्ग है। इनमें स्पष्ट रूप से तना व पत्तियां पाई जाती है। जो ब्रायोफाइटा में नहीं पाई जा रही थी, इनमें पाई जाती है। स्पष्ट रूप से तना भी होता है, पत्तियां भी होता है। इनमें संवहन ऊतक उपस्थित होता है। क्या होता है, संवहन ऊतक उपस्थित होता है। इनमें आंतरिक संवहन तंत्र भी पाया जाता है। आंतरिक संवहन तंत्र भी पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जाइलम, फ्लोएम, उपत्वचा तथा पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद में पत्तियों पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजाणुधानियां क्या कहते हैं, जिन्हें बीजाणुधानियां कहते हैं। इन बीजाणुधानियों में क्या बनते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखो अभी एक बार इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत क्या कहते हैं, सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग कहा जाता है। रेप्टिलिया वर्ग होता है ना, जो रेंग कर चलने वाले जो जीव होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टिलिया वर्ग होता है। ठीक है। और ये अपुष्पोद्भिद पादप वर्ग है। इनमें स्पष्ट रूप से तना भी पाया जाता है और पत्तियां भी पाई जाती है। संवहन ऊतक उपस्थित होता है, वेस्कुलर टिश्यू, जो कि ब्रायोफाइटा में तो नहीं था, इसमें है। और आंतरिक संवहन तंत्र भी पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम, उपत्वचा और पत्तियों पर क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। इसके अलावा पत्तियों पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बीजाणुधानियां कहा जाता है। और इन बीजाणुधानियों से किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके आगे फिर हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।